टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर के बेस पे हम लोग प्रमेय के बेस पे देखते हैं। तो प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि एक ही वृत्त की जो त्रिज्या जो जीवाएँ होती है वो समान दूरी पर होती है, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग आगे प्रमेय के जानते हैं कि एक ही वृत्त पे आप लोगों का जो असंरेख बिंदु होती है, एक ही जो वृत्त के 3 संरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। उसी प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उस प्रमेय के बेस पे हम लोग जानते हैं, उस प्रमेय को जानते हैं, ठीक है। तो 3 संरेख बिंदु से 3 संरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है, केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। 3 संरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। तो इस प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इसमें समांतर रेखा के बारे में हम लोगों को जानना पड़ता है। इससे हमको किसके बारे में जानना पड़ता है भाई? समांतर रेखा के बारे में जानना पड़ता है। समांतर रेखा के बारे में हमको इसके बारे में किसके बारे में जानना पड़ता है? समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? संरेख बिंदु क्या होती है? संरेख बिंदु क्या होती है, इसके बारे में जानना पड़ता है। ये संरेख बिंदु और ये समांतर रेखा के बारे में। इसमें आप लोगों के पास एक अंतर कोण आ जाएगा और संगत कोण आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो समांतर रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। समांतर रेखा के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो समांतर रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो समांतर रेखा के बेस किसको बोलते हैं? समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समांतर रेखा एक दूसरे से क्या होती है? समदूरस्थ होती है। तो समांतर रेखाएं समदूरस्थ, दो समांतर रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे से समदूरस्थ होती है। जैसे कि समांतर रेखा की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं? समांतर रेखा की। समांतर रेखा की हम लोग बात करते हैं तो ये समांतर रेखा होती है, ठीक है। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं, ठीक है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या होते हैं? समदूरस्थ रहते हैं। और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जिसका मापन संभव नहीं है। जिसका मापन संभव नहीं है, ठीक है। तो समांतर रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जिसका मापन संभव नहीं होता है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जिसका मापन संभव नहीं है। रेखा समांतर रेखा पर आधारित होती है। रेखा और यहाँ पर समांतर रेखा के बेस हम लोग देखते हैं तो समांतर
रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समांतर रेखा एक दूसरे के बराबर, समांतर रेखा एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। समांतर रेखा एक दूसरे के परस्पर, एक दूसरे से परस्पर समदूरस्थ एवं लंब होते हैं। समदूरस्थ एवं लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखा की बात हम लोग करते हैं तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं? कभी नहीं काटते हैं। क्लियर? तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जिसका मापन संभव नहीं है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जिसका मापन संभव नहीं है। समांतर रेखा एक दूसरे से परस्पर समदूरस्थ एवं लंबवत होते हैं और रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। दो समांतर रेखाओं को काटना असंभव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये तो दो समांतर रेखाओं के बेस पे हो गया। अब यहाँ पर संरेख बिंदु के आधारित आता है। अब संरेख बिंदु के बेस से हमारे पास यहाँ पर आता है वो किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये किस बेस पे होता है, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ के बेस पे हमारे पास ये होता है। तो अंतःखंड के बेस पे जो हमारे पास होता है सामने आता है हमारे पास अंतःखंड के बेस पे हमारे पास जो सामने आता है किसके बेस पे आता है? अंतःखंड के बेस पे हमारे पास जो आता है किसके बेस पे आता है? अंतःखंड के बेस पे आता है हमारे पास जो अंतःखंड के माध्यम से जो आता है, अंतःखंड की जो पहचान करते हैं और अंतःखंड के जो माध्यम से आता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो समांतर रेखा के बेस इस तरीके से है। ठीक है, इस पर कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से यहाँ से काट रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का P है, ये आप लोगों का Q है, ये आप लोगों का T है, ये आप लोगों का तिर्यक रेखा है। ये क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है, समांतर रेखा को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। ये आप लोगों का पहला समांतर रेखा है, ये आप लोगों का दूसरा समांतर। माना कि T यहाँ से काटता है, यहाँ से A बना और यहाँ से क्या बना? B बना। तो इसका अंतःखंड क्या हो जाएगा? A और B। इसका अंतःखंड क्या हो जाएगा भाई? इसका अंतःखंड A हो जाएगा और क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसका अंतःखंड क्या हो जाएगा? A हो जाएगा और B हो जाएगा। क्लियर? तो तिर्यक रेखा के माध्यम से इसका अंतःखंड A और B पर आधारित रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं? कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। अब तिर्यक रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ के करते हैं। दो समांतर रेखाओं के बेस, दो समांतर रेखाओं काटने वाली जो रेखा होती है उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर तिर्यक रेखा T फर्स्ट P को काट रहा है तो अंतःखंड A बन रहा है और जब Q को काट रहा है तो अंतःखंड B बन रहा है। अंतःखंड क्या बन रहा है? B बन रहा है। ठीक है, तो जब T काटेगा अंतःखंड के बेस में तो तिर्यक रेखा के बेस में, तो T जब P को काट रहा है तो A के बेस में काट रहा है और जब Q को काट रहा है तो वह B के बेस में काट रहा है। तो एक को A के बेस पे काट रहा है, दूसरे को B के बेस पे काट रहा है। तो एक आपका A के बेस पे है और दूसरा आपके किसके बेस पे? B के बेस पे है। तो अंतःखंड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक A के बेस पे है तो दूसरा किसके बेस पे? B के बेस पे। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अंतःखंड के माध्यम से T, तिर्यक रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो T के बेस पे देखते हैं तो A पहला अंतःखंड के बेस हो जाएगा, T दूसरा Q के बेस में देखेंगे वह B के बेस में जाएगा। तो एक P इक्वल टू आप लोगों का A के बेस पे रहेगा, दूसरा Q इक्वल टू B के बेस पे रहेगा। तो फर्स्ट P इक्वल टू A के बेस पे रहेगा, Q इक्वल टू B के बेस में रहेगा। तो एक A के बेस पे हमारा रहेगा तो दूसरा किसके रूप में रहेगा? B के रूप में रहेगा। क्लियर? तो इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आता है? इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो चलिए यहाँ से तो अंतःखंड के रूप में हमारे पास आ गया सामने में। किसके रूप में आ गया भाई? ये आप लोग पास अंतःखंड के रूप में आ गए। तो अंतःखंड के रूप में जब ये आ गया तो इसके अकॉर्डिंग में हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास किस तरीके से आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये कोण के बेस पे आता है। तो यहाँ पर कोण के बेस में आता है तो पहला शीर्षाभिमुख कोण के बेस में आता है भाई। पहला किसके बेस पे आता है? शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे आता है।
पहला जो आता है वो आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे आता है। शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये आप लोगों का पहला समांतर रेखा हो गया, ये आपका दूसरा समांतर रेखा हो गया। उसी प्रकार ये भी आप लोगों का ये हो गया, और ये आप लोग इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पर एंगल के बेस पे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल के बेस पे यहाँ से कट ऑफ कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ से इस बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अंतःकोण के माध्यम से क्या क्या एंगल यहाँ से मूवमेंट करता है, तो क्लियर। अब यहाँ से इस एंगल के बेस से हम लोग इस चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर ए के बेस पे बन रहा है, ये आप लोगों का बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी। इसको 1 2 3 के बेस में करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, क्लियर। चलिए 1 2 3 के बेस पे करते हैं, ये आप लोगों का 1 और ये आप लोगों का 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, इस तरीके से हो जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो पी क्यू के बेस पे हमारे पास हो जाएगा, ये आपका पी के बेस पे है, ये आपका क्यू के बेस पे है, ये आपका आर के बेस पे है, ये आपका टी के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से जानते हैं दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को दो समांतर रेखाओं के दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के आमने सामने दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को काटने वाली दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने बने तिर्यक रेखा के आमने सामने के बने कोण को तिर्यक रेखा के आमने सामने के दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। ये पहला के बेस पे है आप लोग पास का, ये पहला के बेस पे है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं के काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। आपको आमने सामने के कोण को ही आमने सामने का सम्मुख कोण ही आमने सामने का नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो आमने सामने का सम्मुख कोण ही शीर्षाभिमुख कोण है। आमने सामने का सम्मुख कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या करता है, कहलाता है। तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने का सम्मुख कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। आमने सामने के कोण ही क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं के काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने का सम्मुख कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। आमने सामने का कोण ही क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और यही शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण के बेस पे होता है। यही किसके बेस पे होता है, सम्मुख कोण के बेस पे होता है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा
समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने की कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने का सम्मुख कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो अपोजिट जो एंगल होता है वही आप लोग क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस एंगल के बेस पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे एंगल 1 का सामने वाला कितना है, 4 है, तो एंगल 1 का कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, और एंगल 4 का कितना हो जाएगा, एंगल 1। उसी प्रकार एंगल 2 का कितना हो जाएगा, एंगल 2 का सामने वाला कौन है, एंगल 3, और एंगल 3 का देखेंगे तो ये एंगल 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एंगल 5 का देखेंगे, एंगल 5 का क्या हो जाएगा, एंगल 8, और एंगल 8 का हो जाएगा एंगल 5। उसी प्रकार एंगल 6 का क्या हो जाएगा, 7, तो एंगल 6 का हो जाएगा एंगल 7, और एंगल 7 का हो जाएगा एंगल 6। उसी प्रकार एंगल 9 का हो जाएगा 12, एंगल 9 का हो जाएगा 12, और एंगल 12 का हो जाएगा आप लोगों का 9। उसी प्रकार 10 का हो जाएगा 11, एंगल 10 का हो जाएगा 11, एंगल 10 का हो जाएगा 11, और 11 का हो जाएगा आप लोगों का 10। ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट के बेस पे, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये आपका सिक्स के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो इस माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स के बेस पे आप लोग पास ये सारी चीज़ आप लोग पास यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर। तो चलिए इस बेस पे हम लोग हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा भाई। क्लियर। तो चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बेस में 1 का 4 के बेस हो जाएगा, 2 का 3 के बेस हो जाएगा। एंगल 1 का 4 के बेस हो जाएगा, 4 का 1 के बेस हो जाएगा, 2 का 3 के बेस हो जाएगा, 3 का 2 के बेस हो जाएगा, 5 का 8 के बेस हो जाएगा, 8 का 5 के बेस हो जाएगा, 7 का 6 के बेस हो जाएगा, 6 का 7 के बेस हो जाएगा, 9 का 12 के बेस हो जाएगा, 12 का 9 के बेस हो जाएगा, 11 का 10 के बेस हो जाएगा, 10 का 11 के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने का सम्मुख कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। आमने सामने का सम्मुख कोण ही क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 9 इक्वल टू एंगल 12, एंगल 12 इक्वल टू एंगल 9, एंगल 10 इक्वल टू एंगल 11, एंगल 11 इक्वल टू एंगल 10, एंगल 10 इक्वल टू 11, एंगल 11 इक्वल टू एंगल 10, एंगल 12 इक्वल टू एंगल 9, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 के बेस हो जाएगा। तो 1 के बेस पे 4 होता है, 4 के बेस पे आप लोगों का क्या होता है, 1 के बेस पे आप लोगों के बेस पे आपके बेस पे भी होता है। ठीक है। तो 1 के बेस पे आप लोगों को 4 को कर लो भाई, और 4 के बेस पे आप लोग 1 को कर लो, 2 के बेस पे आप लोग 3 को कर लो, और 3 के बेस पे 2 को कर लो, 5 के बेस पे 8 को कर लो, 8 के बेस पे 5 को कर लो, 6 के बेस पे 7 को कर लो, 7 के बेस में 6 को कर लो, 9 के बेस में 12 को कर लो, 12 के बेस में 9 को कर लो, 10 के बेस में 11 को कर लो, 11 के बेस में 10 को कर लो, 11 के बेस में 10 को कर लो, 10 के बेस में 11 को कर लो। ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने का सम्मुख कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया कि शीर्षाभिमुख कोण किस बेस पे होता है। शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे यहाँ पर आप लोग सामने में आ गया कि यहाँ पर एंगल 1 के बेस पे क्या होता है, एंगल 1 के बेस पे एंगल 4 होता है, और एंगल 5 के बेस पे देखा जाए तो एंगल 8 होता है, और एंगल 9 के बेस में देखा जाए तो एंगल 12 होता है। यह शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ को जानना, फिर उस प्रमेय के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से ये आप लोगों के पास क्लियर करके आएगा। चलिए अब इसके बाद वाले को जानते हैं भाई। इसके बाद वाले का जो आपके पास ये आता है शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे, आपके पास ये आ गया। इसके बाद वाले में जो आपके पास आता है वो होता है संगत कोण। उसको बोला जाता है संगत कोण। क्या कोण बोला जाता है उस चीज़ को, संगत कोण। ठीक है। उस चीज़ को बोला जाता है संगत कोण। चलिए संगत कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं। संगत कोण के बेस पे हमारे पास, ठीक है, संगत कोण, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं। संगत कोण के बेस पे ले लेते हैं तो कितना आता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। ये हो जाएगा संगत, ये हो जाएगा कोण। ये संगत कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, संगत कोण के बेस पे देखते हैं।
संगत कोण को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। संगत कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब किसके बेस पे देखते हैं हम लोग? संगत कोण के बेस पे देखते हैं भाई। संगत कोण के बेस पे हम लोग देखते हैं दो समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं के, दो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, केवल समांतर रेखा लिख दो। समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोण को, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को, अंतः एवं बाह्य कोण को, बाह्य कोण को, ठीक है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से विपरीत है, शीर्षाभिमुख कोण से अलग है। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या है? अलग है। शीर्षाभिमुख कोण से भिन्न है, भिन्न है, ठीक है। तो संगत कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने, यहाँ से देखिए, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को क्या बोला जाता है? संगत कोण बोला जाता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को क्या बोला जाता है? संगत कोण बोला जाता है। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है? भिन्न होता है। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है। तो संगत कोण के माध्यम से अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं पी क्यू आर के बेस पे, तो यहाँ से पी क्यू आर के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो इसी कोण के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ के बेस पे अगर हम लोग यहाँ से जानेंगे तो संगत कोण के माध्यम से कौन संगत कोण कहलाएगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 का 5, 1 का 5, ये देखो समांतर रेखा के ऊपर में है तो ये भी समांतर रेखा के ऊपर में है, एक ही प्रकार के हैं, तो 1 का 5, 5 का क्या हो जाएगा? 9। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 7 और 7 का हो जाएगा 11। उसी प्रकार यहाँ पर 2 का देखेंगे, 2 का देखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का देखेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का देखेंगे, 4 का देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका देखेंगे तो 12 हो जाएगा। ये आप लोग का क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। संगत कोण 1 का, ये 1 का 5, 5 का 9, 2 का 6, 6 का 10। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 का 7 और 7 का 11, 4 का 8, 8 का 12, इस बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के बेस हो जाएगा। तो आप लोगों को आई होप संगत कोण भी समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोण, मतलब समांतर रेखा का ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ होता है। तो जो समांतर दो समांतर रेखा के बीच में उसको अंतःकोण कहते हैं। समांतर रेखा के बाहर में ये बाह्य कोण कहलाएगा, ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण कहलाएगा, ये भी बाह्य कोण। ये अंदर में है, दो समांतर रेखा के बीच में अंदर में, ये भी अंदर में, ये आप लोग अंतःकोण कहलाता है। दो समांतर रेखाओं के बीच के कोण को अंतःकोण बोलते हैं, दो समांतर रेखाओं के बाहर के कोण को क्या बोला जाता है? बाह्य कोण बोला जाता है। तो एक आप लोगों का अंतःकोण के बेस पे होता है, दूसरा आप लोगों के बाह्य कोण के बेस पे होता है। एक आप लोग के किसके बेस होता है? अंतःकोण के बेस होता है, दूसरा किसके बेस होता है? बाह्य कोण के बेस पे होता है। क्लियर? तो यहाँ पर
संगत कोण के माध्यम से हम लोग ये चीज़ को जान लिए कि दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, तो संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कौन कहलाता है, तो समांतर रेखा के एक ही ओर बने कोण को क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या होती है, थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण डायरेक्ट आमने और सामने के बेस पे होता है, ठीक है। जो आमने सामने के कोण के बेस पे होता है वो आप लोगों का शीर्षाभिमुख होता है। जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, क्लियर। अब समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, भिन्न होता है, चाहे वह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो या एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9 हो, चाहे एंगल 3 इक्वल टू 7 हो, चाहे 7 इक्वल टू 11 हो, चाहे 2 इक्वल टू 6 हो, चाहे 6 इक्वल टू 10 हो, चाहे 4 इक्वल टू 8 हो, चाहे 8 इक्वल टू 12 के बेस हो जाए, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, भिन्न होता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, भिन्न होता है। शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, भिन्न होता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से भिन्न होता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से भिन्न होता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से भिन्न होता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण से भिन्न होता है। जिस तरीके से आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण भी संगत कोण से भिन्न होता है, उसी प्रकार संगत कोण भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया भाई कि संगत कोण के माध्यम से क्या होता है, संगत कोण किसको बोलते हैं, एक के बेस पे क्या होता है, ये भी आप लोगों के बेस में क्या हो गया, ये भी आप लोगों के बेस में यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। तो ये संगत कोण के माध्यम से हो गया, ये संगत कोण भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग क्या देखे थे, संगत को पहला शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे देखे थे, दूसरा हम लोग संगत कोण के बेस पे देखे थे भाई, ठीक है। अब एक और बचता है, वो एकांतर कोण के बेस पे रहता है। किसके बेस पे रहता है, वो आप लोगों का एकांतर कोण के बेस पे रहता है। वो किसके बेस पे रहता है, एकांतर कोण के बेस पे रहता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं कि ये इसके बेस पे है ना, ठीक है। चलिए, इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर बेस पे है, ये दूसरा हो जाएगा, ये आप लोगों का तीसरा हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ये इस एंगल के बेस पे, ये आप लोगों का इस एंगल के बेस पे यहाँ से काट रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्जल लाइन यहाँ से आप लोगों का कटअप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ के बेस पे ये कटअप कर रहा है, यहाँ के बेस पे ये कटअप कर रहा है, यहाँ के बेस पे ये कटअप कर रहा है। उसी प्रकार एक और ले लेते हैं यहाँ के बेस पे, इस बेस पे ले लेते हैं, यहाँ से भी एक काट रहा है, ठीक है। ये इसके बेस पे काट रहा है भाई, ये फर्स्ट, और ये आप लोगों का सेकेंड, ये थर्ड। चलिए, ये थर्ड के बेस पे काटा है, ठीक है। अब इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये किस किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको एल एम एन के बेस पे मान लेते हैं भाई, इसको एल, इसको एम, इसको एन, इसको मान लेते हैं हम लोग टी के बेस पे, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम लोग मान लेते हैं भाई, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा आपका जेड, और ये हो जाएगा इसका पी क्यू आर के बेस पे मान लेते हैं इस चीज़ को। ये आपका क्या है, पी है, ये क्यू है, ये क्या है आप लोगों का आर है। इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग संगत कोण के बेस पे देखते हैं। ये आप लोगों का संगत कोण के बेस पे आता है, ये संगत कोण के बेस पे आता है। ये किसके बेस पे आता है, तो संगत कोण के बेस पे आता है। इसको मान लेते हैं एकांतर कोण के बेस पे हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एकांतर कोण के बेस पे। संगत और एकांतर कोण, ये आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये आप लोग शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपका एक्स के बेस पे है, वाई के बेस पे है, जेड के बेस पे है, एक है आपका पी के बेस पे है, क्यू के बेस पे है, आर के बेस पे है, एक है आपका एल के बेस पे है, एम के बेस पे है, एन के बेस पे, ठीक है। तो संगत कोण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, टी है, ये भी टी,
ये भी टी, ठीक है। तो ये टी के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला संगत कोण के माध्यम से, दूसरा एकांतर कोण के माध्यम से, तीसरा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो संगत कोण के माध्यम से है, एकांतर कोण के माध्यम से है, शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से है, ठीक है। पहला क्या है, संगत कोण के माध्यम से, दूसरा क्या है, एकांतर कोण के माध्यम से, तीसरा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से, है ना। तो चलिए इस तीनों चीज़ों को भी हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। ये आप लोगों का संगत कोण से रिलेटेड हो जाएगा, एक आप लोगों का एकांतर कोण से रिलेटेड हो जाएगा, एक आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर प्रमेय को क्लियर करेंगे। तो बेसिकली संगत कोण के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ को बता ही दिया हूँ कि संगत कोण के माध्यम से हमारे पास ये क्या होता है बोल के बताया हूँ ना, संगत कोण के माध्यम से क्या होता है बोल के। तो संगत कोण के माध्यम से आपके पास क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग देखिए कि दो समांतर रेखाओं के बीच का एक ही ओर के बने अंतः कोण या बाह्य कोण को क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। तो समांतर रेखाओं के बीच के जो भी आप लोग समांतर रेखा के बेस पे होते हैं, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के समांतर रेखाओं के इस चीज़ को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण कहलाता है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। क्लियर। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। तो संगत कोण के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि संगत कोण क्या होता है, संगत कोण किस बेस पे होता है, संगत कोण कैसे आता है, तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः या बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। क्लियर। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से इसको करते हैं भाई, यहाँ से नोट के बेस पे लेते हैं, मान लेते हैं ये 1 के बेस पे है, ये आप लोगों का 2 के बेस पे है, ये आप लोगों के 3 के बेस पे है, ये आप लोगों के 4 के बेस पे है, ये आप लोगों के 5 के बेस पे है, ये आप लोगों के 6 के बेस पे है, ये आप लोगों के 7 के बेस पे है, ये आप लोगों के 8 के बेस पे है, ये आप लोगों के 9 के बेस पे है, ये आप लोगों के 10 के बेस पे है, ये आप लोगों के 11 के बेस पे है, ये आप लोगों के 12 के बेस पे है। क्लियर। तो चलिए इस बेस पे हम लोग देखते हैं संगत कोण के माध्यम से, हम लोग इसको हम लोग देखते हैं संगत कोण के माध्यम से, ठीक है भाई। तो 1 का कितना होता है, 5 होता है, 1 का कितना होता है 5, और 5 का कितना हो जाएगा भाई, तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का 6 होता है, और 6 का कितना होता है 10 होता है, ठीक है। उसी प्रकार 3 का 7, 7 का 11, 4 का 8 और 8 का 12 होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर 1 के बेस में देखा जाए, 1 का एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9 के बेस हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल 2 के बेस में वो समांतर रेखा के ऊपर वाले के साथ दूसरे समांतर रेखा के तीसरे समांतर रेखा के भी, और नीचे वाले के साथ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण बोला जाता है। समांतर रेखा के एक ही ओर के बने अंतः एवं बाह्य कोण को क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। चाहे वह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के बेस पे हो, चाहे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9 के बेस पे हो, चाहे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के बेस पे हो, चाहे एंगल 7 इक्वल टू एंगल 11 के बेस पे हो, चाहे एंगल 11 इक्वल टू 7 के बेस पे हो, चाहे 7 इक्वल टू 11 के बेस पे हो, चाहे 11 इक्वल टू 7 के बेस पे हो, चाहे 7 इक्वल टू 3 के बेस पे हो, चाहे 3 इक्वल टू 7 के बेस पे हो, चाहे 7 इक्वल टू 3 के बेस पे हो, चाहे 1 इक्वल टू 5 के बेस पे हो, चाहे 5 इक्वल टू 1 के बेस पे हो, चाहे 5 इक्वल टू 9 के बेस पे हो, चाहे 9 इक्वल टू 5 के बेस पे हो, चाहे वह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के बेस पे हो। यहाँ से देखते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 10।
तो 2 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 10, या 10 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 10, 6 इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू 6। उसी प्रकार 12 इक्वल टू 8 या 8 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 8 या 8 इक्वल टू 12, 8 इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू 8, इस बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर रेखा क्या होता है, समांतर रेखा के अगर एक ही ओर बने अंतःकोण, चाहे ऊपर हो चाहे आप लोगों के नीचे के साइड में हो, क्लियर। तो जो दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसको अंतःकोण बोलते हैं, जो बाहर बना रहता है उसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ही आप लोगों का बाह्य कोण है, ये आपका क्या है, बाह्य कोण है। ये भी आप लोगों का क्या है, बाह्य कोण है। ये भी आप लोगों का बाह्य कोण है, ये भी आप लोगों का बाह्य कोण है। बाकी सब क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बाह्य कोण भी समझ में आ गया, अंतः कोण भी समझ में आ गया। तो बाह्य अंतः को बाह्य संगत कोण बताइए बोलेगा तो बता दीजिएगा, और आप लोगों का बाह्य एकांतर कोण के बेस से बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो संगत कोण आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। संगत कोण के डेफिनेशन के बेस से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः या बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं, और वही संगत कोण कहलाता है। ठीक है, तो संगत कोण के माध्यम से हम लोग ये चीज़ देखें कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने अंतः एवं बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने अंतः या बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। ठीक है, तो संगत कोण के वजह से हम लोग ये चीज़ देख लिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9, एंगल 9 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9, एंगल 9 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। 3 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 2 और 6 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 6 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो ये आप लोगों का संगत कोण के माध्यम से हो जाएगा। ये किसके माध्यम से हो जाएगा भाई, तो ये आप लोगों के संगत कोण के माध्यम से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एकांतर कोण के माध्यम से। एकांतर कोण के लिए हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से देखते हैं, ये आपका दूसरा एंगल के बेस पे है ना, यहाँ से आप लोगों के दूसरा एंगल के बेस पे आ जाएगी। यहाँ से देखिए, चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एकांतर कोण। समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने कोण को, समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को, समांतर रेखाओं के समांतर रेखाओं के समांतर रेखाओं के विपरीत समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को, विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य और अंतः दोनों होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः, बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को, समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के
एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को क्या क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः या बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। एकांतर कोण आप लोग क्या होते हैं, बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं और समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने अंतः एवं बाह्य कोण को क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने अंतः एवं बाह्य कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो इस बीच में हम लोग ये चीज़ मान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग संगत कोण के माध्यम से ये देखें कि संगत कोण के माध्यम से समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है और समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं और जबकि संगत कोण भी अंतः एवं बाह्य दोनों होते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि संगत कोण के बेस पे समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। उसी प्रकार एकांतर कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एकांतर कोण के बेस पे हम लोग देखते हैं तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहलाता है। तो ये संगत कोण के माध्यम से हो जाएगा, ये आप लोगों के अंतः कोण के माध्यम से हो जाएगा। तो अंतः कोण के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, मतलब एकांतर कोण के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा, 1 का ये 1 का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 1 का क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख कोण के नीचे वाला को पहचाने आप। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल 1 का हो जाएगा एंगल 6, एंगल 6 हो जाएगा एंगल 9, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सम्मुख, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है, 4 है। अब 4 का ठीक नीचे वाला, मतलब ये 1 का 6 का क्या हो जाएगा 9, ये आप लोगों का क्या है, एकांतर कोण है। उसी प्रकार 2 का देखेंगे, 2 का देखते हैं हम लोग, किसका देखते हैं, 2 का। तो ये 2 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 5 और 5 का क्या हो जाएगा आप लोगों का 10, ये हो जाएगा। तो एंगल 2 का हो जाएगा एंगल 5, एंगल 5 का हो जाएगा एंगल 10, इस तरीके से। उसी प्रकार नीचे वाले का भी देख सकते हैं। 3 का देखेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 3 के बेस पे हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, 3 के बेस पे देखते हैं। तो 3 का 8 के बेस हो जाएगा, 8 का 11 के बेस पे हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का 7 के बेस पे हो जाएगा और 7 का 12 के बेस पे हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से भी आप लोग एकांतर कोण समझ में आ गया होगा कि 1 के बेस पे क्या होता है, 2 के बेस पे क्या होता है, 3 के बेस पे क्या होता है, 4 के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एंगल 1 के साइड से क्या होता है, एंगल 2 के बेस पे क्या होता है, एंगल 3 के बेस पे क्या होता है, एंगल 4 के बेस पे क्या होता है, एंगल 5 के बेस पे क्या होता है, एंगल 6 के बेस पे क्या होता है, एंगल 7 के बेस पे क्या होता है, एंगल 8 के बेस पे क्या होता है, एंगल 9 के बेस पे क्या होता है, एंगल 10 के बेस में क्या होता है, एंगल 11 के बेस में क्या होता है, एंगल 12 के बेस पे आप लोगों के पास क्या आता है, इस चीज़ को भी आप लोग जान सकते हैं। तो 1 के बेस में 6 था, 6 के बेस में 9, 2 के बेस में 5, 5 के बेस में 10 होता है। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। ये जो बाहर में है वो बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा, जो ये भी बाह्य में बाह्य अंतर कोण जो अंदर में है वो अंतः कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग एंगल 1 के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 9, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 5 के बेस हो जाएगा तो एंगल 10 के माध्यम से ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 9, एंगल
9 इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 के बेस पे हो जाएगा तो 6 है। ये देखिए ये 1 के बेस में देखेंगे तो 6 है, 6 के बेस में देखेंगे तो 9, 9 के बेस में देखेंगे तो 6 है, 6 के बेस में 1, 2 के बेस में देखेंगे तो 5, 5 के बेस में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 10 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। 3 के बेस में देखेंगे तो 8, 8 के बेस में देखेंगे तो 11, 4 के बेस में देखेंगे तो 7, 7 के बेस में देखेंगे तो आप लोगों का 12 के बेस भी आप लोग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का एकांतर कोण के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग ये चीज़ देखें कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं, उसी प्रकार समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। अब हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, जो कि स्टार्टिंग में मैं इस चीज़ को बताया था, जिसको मैं स्टार्टिंग में ही बताया था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैं क्या किया था, इसको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आप लोगों को बताया था भाई कि शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से ये आप लोगों को बेस पे क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जाने थे, तो संगत कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जाने हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको समांतर रेखा के माध्यम से इस चीज़ को जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से जानते हैं भाई, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग संगत कोण के माध्यम से देखें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के बेस से देखें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 11। उसी प्रकार 2, 6, 10 के बेस में देखें, 4, 8, 12 के बेस में देखें। उसी प्रकार समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। उसी प्रकार शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। इसको हम लोग किसके बेस में देखते हैं? एंगल 1 के बेस पे देखते हैं। तो एंगल 1 के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कितना आता है? यहाँ से एंगल 1 के बेस में ये हो जाएगा, एंगल 2 के बेस में ये हो जाएगा, एंगल 3 के बेस में ये हो जाएगा, एंगल 4 के बेस में ये हो जाएगा, एंगल 5 के बेस में ये हो जाएगा, एंगल 6 के बेस में ये हो जाएगा, एंगल 7 के बेस में ये हो जाएगा, एंगल 8 के बेस में ये हो जाएगा, ये एंगल 9 के बेस में हो जाएगा, ये आप लोगों का 10 के बेस में हो जाएगा, ये आप लोगों का 11 के बेस में हो जाएगा, ये आप लोगों का 12 के बेस में हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं, इस चीज़ में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, समांतर रेखाओं के आमने सामने के कोण, समांतर रेखाओं में बने कोण की कोण, समांतर रेखाओं के आमने सामने के बने कोण को, समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण को, आमने सामने के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के आमने सामने के कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो समांतर रेखाओं के आमने सामने के कोण, आमने सामने कोण ये वाला, ये आमने सामने के कोण, ये देखिए ये क्या कहलाएगा आप लोगों का? शीर्षाभिमुख कोण, जो कि स्टार्टिंग में मैं इस चीज़ को बताया था। स्टार्टिंग में बताया था ना कि 1 का क्या होता है, यहाँ से 4, और यहाँ से अगर 4 का देखा जाए तो यहाँ से 1, उसी प्रकार यहाँ से 2 का देखा जाए, यहाँ से 2 का देखा जाए तो 3, और 3 का देखा जाए तो 2, उसी प्रकार यहाँ से 5 का देखा जाए, 5 का देखा जाए तो 8,
और 8 का देखा जाए तो 5, उसी प्रकार 6 का देखा जाए तो 7 और 7 का देखा जाए तो 6, उसी प्रकार 9 का देखा जाए तो 12, 9 का देखा जाए तो 12 और 12 का देखा जाए तो 9, उसी प्रकार 10 का देखा जाए तो 11 और 11 का देखा जाए तो 10, ये बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्लियर। समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख और शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, चाहे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, चाहे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, चाहे एंगल 2 इक्वल टू 3, चाहे एंगल 3 इक्वल टू 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 9 इक्वल टू एंगल 12, एंगल 12 इक्वल टू एंगल 9, एंगल 10 इक्वल टू 11, एंगल 11 इक्वल टू एंगल 10। तो 1 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 5, एंगल 6 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 6, 9 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 9, 10 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 10, 11 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 11, 9 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 9, 7 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 7, 6 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 6, 8 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 8, 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो आप लोगों के शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से आ जाएगा। तो संगत कोण के माध्यम से आप लोग ये चीज़ देखें कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने जो अंतः और बाह्य कोण होते हैं वह संगत कोण कहलाता है। और यहाँ पर एकांतर कोण के माध्यम से ये देखें कि समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। एकांतर कोण बाह्य एवं अंतः दोनों होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को पढ़ा है कि समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। एंगल 1 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 6, 9 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 9, 10 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 10 के बेस हो जाएगा। तो एंगल 1 के बेस पे 4, 4 के बेस पे 1, 2 के बेस पे 3, 3 के बेस पे 2, 5 के बेस पे 8, 8 के बेस पे 5, 7 के बेस पे 6, 6 के बेस पे 7, 9 के बेस पे 12, 12 के बेस पे 9, 10 के बेस में 11, 11 के बेस में 10, 10 के बेस में 11, 11 के बेस में 10, 9 के बेस में 12, 12 के बेस में 9, 5 के बेस पे 8, 8 के बेस पे 5, 7 के बेस में 6, 6 के बेस में 7, 4 to 1, 1 to 4, 2 to 3, 3 to 2 के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो संगत कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखें कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। और एकांतर कोण के बेस से हम लोग इस चीज़ की समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर बाह्य एवं अंतः दोनों हो सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से देखें कि समांतर रेखाओं के आमने सामने के सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों का कोण से रिलेटेड था, जो कि संगत कोण से रिलेटेड था, एकांतर कोण से रिलेटेड था और शीर्षाभिमुख कोण से रिलेटेड था। अब हमारे पास जो प्रमेय के बेस में थे 3 संरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई कि हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि 3 संरेख बिंदु से आधारित जो हमारे पास इस प्रमेय के बेस पे हमारे पास जो दिया गया है भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, जिसका मापन संभव नहीं होता है। तो रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है, जिसके मापन क्या होता है? संभव नहीं होता है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है उसको रेखा बोलते हैं। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसका मापन संभव होता है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको रेखाखंड बोलते हैं। तो रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं और रेखा को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो जिसका मापन संभव है रेखाखंड, जिसका मापन संभव नहीं है वो रेखा है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है और अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है। वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, तो किरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है और अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है। वो आप लोगों के किरण कहलाती है। ठीक है, तो उस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती थी? निश्चित होती थी। ठीक है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती थी? निश्चित। क्लियर। तो इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु किरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे भाई। किसके बेस पे पढ़े थे? किरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित क्या होती है? निश्चित। प्रारंभिक बिंदु निश्चित
एवं अंतिम बिंदु एवं अंतिम बिंदु एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। ठीक है, तो किरण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये वाला, इसको हम लोग ए बी किरण बोल सकते हैं, ए बी किरण बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा, ए बी रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ए बी रेखाखंड। ठीक है, तो ये आप लोगों का रेखा, ये आप लोगों का रेखाखंड, मतलब ये रहता है आप लोगों का, ये ऐसा माप सकते हैं रेखाखंड, और ये आप लोगों का किरण, और ये है आप लोगों का बिंदु। ठीक है, तो जिसके प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित, वो क्या कहलाते हैं, किरण कहलाते हैं। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित, वो किरण कहलाती है। जिसको हम लोग माप सकते हैं वो रेखाखंड, जिसको हम माप नहीं सकते वो आप लोगों का रेखा कहलाता है। तो जिसका मापन संभव है रेखाखंड, जिसका मापन संभव नहीं है वो आप लोगों का रेखा के बेस पे होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ क्या आता है, इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इस बेस पे है तो क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, अब हमारे पास वृत्त के बेस पे ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं ए के बेस पे, ये बी के बेस पे है, ये आप लोगों के सी के बेस पे है, यहाँ पर ओ के बेस पे ले लेते हैं इस चीज़ को। तो वृत्त से हमारे पास ये होती है कि 3 संरेख बिंदु से हमारे पास इस तरीके से और ले लेते हैं हम लोग एल और एम की दृष्टि से। तो 3 संरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो 3 संरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त यहाँ पर खींची जा सकती है। तो बिल्कुल 3 संरेख बिंदु के बेस पे हमारे पास एक ही वृत्त खींची जा सकती है। यहाँ से अगर वृत्त की बात करेंगे तो ठीक है, चाहे वह ए बी सी के बेस पे हो, चाहे बिंदु ए बी सी के बेस पे हो, चाहे वह बिंदु ए व सी के बेस पे, ए व सी को मिलाया, यहाँ से आप मिला सकते हो किसी दोनों में से किसी एक को। ठीक है, मिलाकर तो यहाँ से एक सेंटर बनेगा, तो यहाँ से एक ही वृत्त बने। देखिए, यहाँ से बनेगा तो एक वृत्त के बाहर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि इस प्रमेय को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बिंदु ए को सी से मिलाया, और यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग ये एंगल ओ ए सी के बेस पे लिख सकते हैं, एंगल ओ सी ए के बेस पे लिख सकते हो। यहाँ पर दोनों के बेस पे, कोण के बेस पे हो जाएगा ये एक आप लोगों का राइट एंगल। उसके बाद इस हिसाब से इस एंगल के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग बिंदु ए व सी के बेस से हो जाएगा, एक आप लोग का ए एस सी के बेस से हो जाएगा। क्लियर। तो जिस तरीके से हम लोग जिसका मापन के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो जिसका मापन संभव होता है भाई। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ देखे थे, रेखा के बेस पे देखें, रेखा खंड के बेस पे देखें, किरण के बेस पे देखें, और बिंदु के बेस पे देखें। ये आप लोगों का रेखाखंड, किरण, ये आप लोगों का बिंदु, ये। ठीक है, तो इस बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि रेखा के बेस पे क्या होता है, किरण के बेस पे क्या होता है, बिंदु के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को भी हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको किसके रूप में देखे थे, इसको पी के रूप में देखे थे, इसको क्यू के रूप में देखे थे, इसको आर के रूप में देखे थे, इसको हम लोग टी के रूप में देखे थे, इसको 1 के रूप में देखे थे, इसको 2 के रूप में देखे थे, इसको 3 के रूप में देखे थे, इसको 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर। तो एक आप लोगों का एंगल 1 के हिसाब से क्या बनता है, 2 के हिसाब से क्या बनता है, 3 के हिसाब से क्या बनता है, 4 के हिसाब से क्या बनता है, 5 के हिसाब से क्या बनता है, 6 के हिसाब से क्या बनता है। ये इस बेस से भी होता है। जैसे वृत्त के बेस से हम लोग इस चीज़ को जानते थे ना, ये आप लोगों का, ये आप लोग प्रमेय यहाँ से प्रूव होता है ना, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से कर सकते हैं इस प्रमेय के माध्यम से। जैसे कि हम लोग यहाँ से देखते थे कि ये आप लोगों को होता था, ये केंद्र के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते थे, केंद्र से मिलाने में वृत्तियाँ, ये आप लोगों की क्या कहलाती थी, त्रिज्या कहलाती थी।
ये आप लोगों की त्रिज्या के माध्यम से हो जाती थी, ये आप लोगों की जीवा के माध्यम से हो जाती थी, ये आप लोगों की जीवा के माध्यम। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये आप लोगों को क्या कहलाती है, व्यास के बेस पे कहलाती है, और ये आप लोगों का केंद्र कहलाता है, और ये आप लोगों का कहलाता है परिधि। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि व्यास के बेस पे क्या होता है, जीवा के बेस पे क्या होता है, केंद्र के बेस पे क्या होता है, त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे क्या होता है, त्रिज्या के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। रेडियस के बेस पे और सरकमफ्रेंस के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियस के बेस पे देखते हैं तो त्रिज्या के बेस पे आता है यहाँ पर रेडियस, तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाता है। और जब इसको हम लोग डायमीटर के बेस पे लेते हैं, किसके बेस पे लेते हैं, डायमीटर के बेस पे, तो ये आप लोगों का व्यास होता है। और इसी को हम लोग कोड़ा के बेस पे लेते हैं तो यहाँ पर जीवा के बेस में आता है, और इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस के बेस पे लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या आता है, ये परिधि। ठीक है, ये आता है। और सेंटर तो केंद्र बिंदु 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका क्या हो जाएगा 5 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग हो जाएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा के बेस होता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, ये केंद्र हो जाएगा। और वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली बिंदु त्रिज्या कहलाती है, और परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली बिंदु क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली बिंदु क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। त्रिज्या को हम लोग आर के बेस पे स्वैप करते हैं, रेडियस डायमीटर 2r होता है, जीवा के बेस पे होता है। और परिधि क्या होता है, 2πr के बेस पे होता है। केंद्र आपका ओ के बेस पे होता है। केंद्र आपका किसके बेस होता है, ओ के बेस पे। तो एक आप लोगों का त्रिज्या से रिलेटेड होता है, एक आप लोगों को व्यास से रिलेटेड होता है, एक आप लोगों का जीवा से रिलेटेड होता है, एक आप लोगों का परिधि से रिलेटेड होता है, एक आप लोगों का केंद्र से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग आर के बेस में देखते हैं, एक को हम लोग डी के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग परिधि के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग केंद्र के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। तो रेडियस के बेस पे हो जाएगा, डायमीटर के बेस पे हो जाएगा, कोणक बेस पे हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के बेस पे हो जाएगा, सेंटर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो जिस तरीके से हम लोग एकांतर कोण को देखें, संगत कोण को देखें, शीर्षाभिमुख कोण को देखें कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। मतलब एक ही प्रवृत्ति के एक ही संगत कसर होता है। समांतर रेखा ऊपर वाला ऊपर के वाले एक साथ, नीचे वाला एक साथ। और समांतर रेखा के विपरीत बने कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। ये आप लोगों का एकांतर कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है। तो समांतर रेखाओं के विपरीत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, समांतर रेखाओं के आमने सामने बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। समांतर रेखा के आमने सामने के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखें कि आप लोगों को क्या कहलाता था, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये आप लोगों का क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, एकांत संगत कोण कहलाएगा। ये आप लोगों को क्या कहलाएगा, ये संगत। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये 4 और ये 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये हो जाएगा एकांतर, ये एकांतर। और ये 4 और 5 ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है। तो एक शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे रहेगा, एक संगत कोण के बेस पे रहेगा, एक आप लोगों का एकांतर कोण के माध्यम से रहेगा। तो एक शीर्षाभिमुख के कोण के माध्यम से, एक आप लोगों का एकांतर कोण के माध्यम से, एक संगत कोण के माध्यम से। तो एक संगत कोण रहेगा तो एक एकांतर कोण रहेगा, एक संगत कोण रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, एकांतर कोण रहेगा। एक को हम लोग संगत कोण के माध्यम से देखते हैं, दूसरा को हम लोग एकांतर कोण के माध्यम से देखते हैं। एक एकांतर कोण के माध्यम से रहेगा तो दूसरा संगत कोण के माध्यम से रहेगा। तो संगत कोण और एकांतर कोण के माध्यम से ये प्रमेय आप लोगों को क्या होता है, प्रूफ होता है। तो इस प्रमेय को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखें। इसके आगे का जो प्रमेय है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। तो इस प्रमेय में हम लोग ये चीज़ जाने कि 3 संरेख बिंदुओं से एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त क्या होती है, खींची जा सकती है। जिसके अंतराल में हम लोगों ने ये देखा कि संगत कोण क्या होती है, एकांतर कोण क्या होती है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।